एक खबर आई है जो चौंकाने वाली खबर है। पहले भी एक इस तरह की खबर आई थी जब पाकिस्तान में और सऊदी अरब के बीच में, ये अमेरिका ईरान युद्ध से पहले की बात है, एक एक मिलिट्री पैक्ट हुआ था। उस मिलिट्री पैक्ट में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ही वायदा किया था कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेगा और अपनी जो एटमी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का भी उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि दुनिया में पहली बार हुआ था कि एक देश ने किसी दूसरे देश से कहा हो कि हमारे एटम बम आपके भी हैं, तो आपको जरूरत होगी तो आपके पक्ष में भी एटमी बम इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा अमेरिका ने भी कभी नहीं कहा था, ऐसा रूस ने भी कभी नहीं कहा, चीन ने भी कभी नहीं कहा, ब्रिटेन और फ्रांस जो एटमी ताकतें हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। भारत का तो ऐसे कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कहा और ऐसा किया। ये अलग बात है कि वो एटमी वो करार धरा का धरा रह गया। जब सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी तो पाकिस्तान तो कोई सऊदी अरब के पक्ष में एटम बम लेके आया नहीं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह गया उस करार का, लेकिन करार हुआ था, ये बात सही है। अब उस करार से भी बहुत आगे बढ़कर खबर ये आई है कि मुस्लिम देशों के बीच में एक उस तरह का सैन्य संगठन बन रहा है, एक सैन्य संधि हुई है जो कि जैसी किसी जमाने में पश्चिमी देशों के बीच में हुई थी, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो भारत के लिए भी बहुत चिंताजनक है और भारत को अपनी तमाम विदेश नीति, अपनी सैन्य क्षमता उसके हिसाब से कैलिब्रेट करनी पड़ सकती है। सारी दुनिया के लिए एक तरह का वो है, एक तरह की चुनौती है, सोचने के स्तर पर भी और करने के स्तर पर भी। मैं चाहता हूं कि आज नई परख के दर्शकों के लिए आप इस चुनौती के ऊपर प्रकाश डालें और उससे जुड़ी हुई जो संभावनाएं और अंदेशे हैं उनको डिकोड करें। विशाल जी। जी, धन्यवाद अभय जी। हम्म, अभय जी, आपने एकदम सही सवाल को पकड़ा है हम्म, और आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में या अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इस बात से बड़ा कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। हम्म, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट। हम्म, मैं थोड़ा-सा उसको पहले आपको उसके बारे में हल्का-सा बताने से पहले मैं बताता हूँ। अभय जी, आपको ध्यान है मैंने कई दिन पहले आपसे चर्चा में कहा था कि 15 अगस्त के आस-पास अमेरिका फिर से युद्ध की तैयारी करेगा। हम्म, और मैं अनफॉर्च्यूनेटली मैंने ये भी कहा था कि शायद मेरी बात सही ना निकले, तो हम्म, तृतीय विश्व युद्ध की ओर अपन बढ़ जाएँगे उसके बाद। हम्म, ये जो पैक्ट है, हम्म, मलक्का या वो मक्का का पैक्ट, हम्म, मक्का एग्रीमेंट बोल रहे हैं उसको, मक्का हम्म, डिफेंस एग्रीमेंट। ये पैक्ट उस तृतीय विश्व युद्ध की पहली झलकी है। हम्म, वर्ल्ड रीअलाइन हो रहा है। हम्म, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण पैक्ट है। हम्म, और इसके महत्वपूर्ण होने के कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको भी बताता हूँ, समझा एक-एक स्टेप बाय स्टेप करके। दूसरा, अमेरिका पूरी तरह से इसके अंदर अंधेरे में था। हम्म, कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपको ध्यान हो, टर्की गए थे, नाटो की समिट वो टर्की में हुई थी, होस्ट हुई थी। हाँ, हाँ, और वहाँ पे न ट्रम्प साहब गए थे और वहाँ पर लौटते में एर्दोगन साहब ने सबको पिस्टल और रिवॉल्वर गिफ्ट में दी थी। हम्म, हर किसी का नाम लिखा हुआ वो रिवॉल्वर गिफ्ट में दी थी, मेड इन टर्की की। हम्म, अभय जी, ये पैक्ट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, आपने जो 2025 के पैक्ट की बात की, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, वो उसी पैक्ट का बिल्कुल सेम पैक्ट था वो है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मुझे याद भी और आया वो। वो उसी वही वही पैक्ट है। जी जी जी। और उसी पैक्ट का ये पहले वो बायलैटरल था, अब ये 3 देशों के बीच में ट्रायलैटरल पैक्ट हुआ है। टॉयलेट। अभय जी, और इसमें अन्य इसमें मुसलमान देशों को भी निमंत्रित किया गया, आप भी आ जाइए। अभय जी, वो तो कहने की बात है, हाँ जी। बट ये ट्रायलैटरल पैक्ट ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पैक्ट कई मायने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्थिति ये है कि ये पैक्ट नाटो की एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री से हुआ है, जो कि टर्की है। हम्म, और टर्की नाटो की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। हम्म, अगर अपन इस पैक्ट का रियल इंप्लीकेशन या रियल इंप्लीमेंटेशन होते हुए देखें भविष्य में, हम्म, तो उसके हिसाब से ये मतलब निकालना चाहिए कि कल टर्की पे अगर कोई अटैक करता है, तो नाटो भी अटैक करेगा क्या? हम्म, अगर टर्की पे या पाकिस्तान पे या सऊदी अरब पे कोई अटैक करता है,
तो उस सूरत में नाटो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के समर्थन में आएगा क्या? हम्म, ये पैक्ट के बहुत सारे मायने हैं अभी। हम्म, भारत के लिए तो ये, खैर भारत की विदेश नीति आजकल सरप्राइजेस की नीति ही रहती है। भारत में बांग्लादेश में क्या हो गया, भारत को एनडीटीवी से पता चलता है। नेपाल में जेएनजी मूवमेंट हो गया, सरकार बदल गई, वो एनडीटीवी से पता चलता है। भारत की जो पूरी इन, 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 क्या वर्ड यूज करना चाहिए, इंटेलिजेंस, हम्म, इंटेलिजेंस जो है वो एक अजीब लेवल की फेल्योर कह लें या नॉन एग्जिस्टेंस कह लें, या आई डोंट नो किस स्टेज में है वो। हम्म, भारत को इस पैक्ट के बारे में पता भनक तक नहीं पड़ी। हम्म, भारत के लिए ये पैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, अब मैं एक एक करके आपको इस पे अपन चलते हैं। हम्म, पहले अपन समझते हैं इस पैक्ट के बारे में अभी। ये पैक्ट मक्का में साइन हुआ। हम्म, इसको मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट बोल रहे हैं, हम्म। जो नाटो के लाइन पे है। इसमें और नाटो के पैक्ट में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो आपने सही बोला एक बार। तो टर्की, ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच ये जो पैक्ट हुआ है, ये मक्का में इसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, इसीलिए इसे हाँ, मक्का प्रतिरक्षा संधि या मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। जी। या अबे जी, इसमें और नाटो में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम्म, नाटो जो पैक्ट था वो इज ए ब्रॉडर पैक्ट, डिफेंस एक छोटा सा एलिमेंट था। हम्म, ये केवल और केवल डिफेंस का पैक्ट है। हम्म, इसके अंदर 5 आर्टिकल है, 5 चारों में डिफाइन किया, और 5वें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक कंट्री पे किया गया अटैक में दूसरी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। हम्म, विश्व में इस तरह के पैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। हम्म, एक जमाने में सिमिलर काइंड ऑफ पैक्ट चाइना, नॉर्थ कोरिया और फॉर्मर यूएसएसआर के बीच में था, हम्म, और नाटो के बीच में तो है ही इस तरह का पैक्ट। अब इसको टर्की को लाने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, क्या जरूरत थी? अभय जी, जब लोगों को अपनी छतरी में छेद दिखना चालू हो जाते हैं, हम्म, तो लोग अब नई छतरियां खरीदना चालू कर देते हैं। हम्म, आज अभी तक मिडिल ईस्ट की डिफेंस की जिम्मेदारी हम्म, अमेरिका के हाथों में थी, हम्म, खासकर सऊदी अरब की। हम्म, सऊदी अरब और अमेरिका का पैक्ट था कि आप हम्म, डॉलर में तेल खरीदेंगे और हम आपको डिफेंस देंगे। हम्म, वो डिफेंस के बदले आज अमेरिका हम्म, से सऊदी अरब दूर हटता हुआ टर्की और पाकिस्तान के पास जा रहा है, हम्म, और टर्की के बहाने या हम्म, रास्ते वो नाटो और यूरोप के अलाइज के पास जाने वाला है हम्म, अपने डिफेंस के लिए। हम्म, तो इससे एक बात तो क्लियर है भाई जी, कि अमेरिका, मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री अमेरिका को किसी तरह के डिफेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइडर के रूप में नहीं देखते, हम्म। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार का मतलब एविडेंस है। मध्य पूर्व जो है वो अमेरिका के हाथ से निकल गया है पूरी तरह निकल गया, पूरी तरह पूरी निकल तरह। गया। इस हम्म, पैक्ट में टर्की का आना और हम्म, टर्की के रास्ते से पूरी नाटो कंट्रीज और यूरोप का एंट्री करना इस हम्म, बात का सबूत है कि अब अमेरिका पे मिडिल ईस्ट भरोसा नहीं कर रहा है अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए। वो यूरोप के ऊपर तरफ देख रहा है, और यूरोप से चाह रहा है कि आप हमारी रक्षा सुरक्षा करें। हम्म, पहला तो इसका ये इम्पैक्ट है। हम्म, दूसरा इम्पैक्ट, इज़राइल ने टर्की को बहुत बड़े-बड़े थ्रेट दिए थे कि अब ईरान के बाद तुम्हारा नंबर है। हम्म, नेक्स्ट टारगेट इज़ टर्की, और टर्की ने भी अमेरिका इज़राइल को सीधे-सीधे बोला था कि हम इस बार आर-पार की लड़ाई टर्की से कर देंगे। हम्म, ओह सॉरी, इज़राइल से कर देंगे। हम्म, अबे जी, इस पैक्ट का डायरेक्ट मैसेज जो है वो अमेरिका और इज़राइल को भी, हम्म, कि अब टर्की के पास पहले भी न्यूक्लियर वो था, अम्ब्रेला, बिकॉज़ ऑफ नाटो। लेकिन हो सकता है वो अमेरिका की वजह से वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला या वो न्यूक्लियर या सिक्योरिटी एश्योरेंस टर्की के काम नहीं आता। हम्म, लेकिन अब जो पाकिस्तान के संग, जो सऊदी अरब के संग पैक्ट हुआ है, इसके अंदर डेफिनेटली टर्की ने अपने आप को सुरक्षित और डबल सुरक्षित कर लिया है। ये तो दूसरा इम्प्लीकेशन। तीसरा इम्प्लीकेशन है भाई जी, इंडिया के आने से पहले। अबे जी, अमेरिका का सऊदी अरब से तेल का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। हम्म, सऊदी अरब अमेरिका को करीब-करीब 22-23%
कभी-कभी 40% तक अपने तेल का अमेरिका को भेजता था। लास्ट ईयर अमेरिका और सऊदी अरब का जो डॉलर वाला पैक्ट था वो खत्म हुआ और उन्होंने कहा कि हम अब डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, हम अब 20% तेल विल स्टार्ट सेलिंग इन युआन। लास्ट मंथ मतलब जुलाई में सऊदी अरब से अमेरिका जो तेल गया है वो मात्र ₹0 का गया है। ₹1 का एक्सपोर्ट नहीं हुआ है सऊदी अरब से अमेरिका तेल। इसका मतलब डॉलर का जो पतन था वो अब रियलिटी बनता जा रहा है। ये बहुत बड़ा साइन है अभय जी। तो इस पैक्ट का उस डी-डॉलराइजेशन से भी एक लेना देना है। अब आते हैं अपन हिंदुस्तान पर। तो भारत तो शायद मेरे ख्याल से इस बार उनको पता चला होगा या तो अल जजीरा से या सीएनएन से उनको उस टीवी चैनल से पता चला होगा कि ऐसा पैक्ट हो रहा है। बट एनीवे पैक्ट हुआ। अब अभय जी भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं इस पैक्ट के बाद। क्योंकि भारत के पड़ोसी का एक ऐसे पैक्ट में चला गया है जिसमें से अब भारत को किसी भी तरह का एंगेजमेंट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा पाकिस्तान से। भारत एक परमाणु शक्ति है, बड़ी देश है। मुझे लगता है भारत को अपने विदेश नीति बहुत ही सही ढंग से करना चाहिए और मैं स्पष्ट रूप से कहने को तैयार हूं अभी की जो विदेश नीति है भारत की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इस पैक्ट के बाद से भारत का 8-10 साल से किया गया पेड़ जिसमें भारत तेल डाल रहा था या भारत जिसमें पानी डाल रहा था वो खराब हो गया। एक भारत की विदेश नीति I2U2 वो भी इसके बाद खत्म हो गई। अब उसका I2U2 में से एक आई चला गया और एक यू चला गया। तो भारत को अपनी नई विदेश नीति को फिर से रीअलाइन करना पड़ेगा वर्ल्ड में। अब I2U2 का आपने एक बार पहले खोल के बताया था नई परख के दर्शकों को, वो भूल गए होंगे। एक बार फिर से बता दीजिए कि I2U2 का मतलब क्या है? I2U2 I मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब यूएस एंड यूएई। तो अब इसमें अभय जी मैंने क्यों बोला कि एक आई और एक यू चला गया? अभय जी क्या है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो वो भारत की सुरक्षा क्या करेंगे? जब मिडिल ईस्ट के लोग ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे तो भारत के लोग उन पर क्या भरोसा करेंगे? और करना चाहिए। दोनों देश मिलके इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके मिडिल ईस्ट के देशों को वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए जिसकी वो गारंटी और पैसे ले रहे थे हर महीने। हर साल अलग टैक्स ले रहे थे और हर महीने रॉयल्टी अलग ले रहे थे। तो वो तो हो गई खत्म। भारत और इस पैक्ट के बाद तो बहुत ही अजीब सी स्थिति बन जाएगी। इसके मल्टी डायमेंशंस हैं, वो इस 2-3-4 घंटे में खत्म भी नहीं हो सकते, इतने ज्यादा डीप डायमेंशंस हैं। भारत के सामने रियली चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम है, जो मुझे लगता है सही मायने में एक टेस्टिंग टाइम होता है वो अब शुरू हुआ है। खासकर इस पैक्ट के बाद से एक जरा सी गलती या एक जरा सा गलत निर्णय भारत को एक अजीब स्थिति में पहुंचा सकता है भाई जी। मेरे हिसाब से नवंबर के महीने में विश्व अमेरिका के चुनाव के बाद या तो तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा या एक अजीब स्थिति में खड़ा होगा। मुझे इसका क्लियर इंडिकेशन नहीं आ पा रहा है। चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है उस नवंबर के बाद की स्थिति में और ये तो स्थिति है उस पैक्ट की। अच्छा, अब ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, अगर व्यवहारिक रूप से देखें, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ क्रूड मतलब अधकचरी लगे बात, क्योंकि मैं विदेश नीति का छात्र नहीं हूं, उसके बारे में मेरा ज्ञान उतना नहीं है, इतना अन्य क्षेत्रों के बारे में है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई विवाद होता है, जो कि अक्सर होता रहता है। कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कोई विवाद हो जाए और उस विवाद में फौजें भी शामिल हो जाए। बिल्कुल। हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही ये विवाद होगा और पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा, वो अपने घुसपैठिए भेजेगा
या अपने आतंकवादी भेजेगा, भारत के अंदर खून खराबा करेगा, भारत उसके बदले में कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा? मैं भी सहमत हूँ इस बात से। तो उस स्थिति में सऊदी अरब तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है नहीं तीर मारने के लिए। लेकिन तुर्की एक बड़ी ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था, वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, तो वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। अबे जी, इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। हम्म, अबे जी, वो स्थिति बहुत ही भयानक है। हम्म, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला हम्म, और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो भारत है। हम्म, इसका रियल इम्पैक्ट अगर किसी पे आएगा हम्म, तो वो भारत होगा। हम्म, भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर हम्म, पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। हम्म, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था, हम्म, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। हम्म, भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग फ्रेंड्स। हम्म, और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए, हम्म, वो कुछ नहीं कर पा रहे। हम्म, इज़राइल और अमेरिका। हम्म, अमेरिका को तो अपन अभी साइड से रख देते हैं। इज़राइल हम्म, अपने आप को नहीं बचा पा रहे, वो हमारी क्या मदद करेंगे? हम्म, इज़राइल के चक्कर में हमने अभी भारत इज़राइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। हम्म, भारत ने इज़राइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। हम्म। कौन, सब तरह भारत ने के सप्लाई की इजराइल को? भारत ने इजराइल को सप्लाई की? अच्छा। भारत ने इज़राइल को सप्लाई किए, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो कौन से वेपन थे सप्लाई किए गए? लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, हम्म, वो मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल, हम्म, बुलेट्स, तोप के गोले वगैरह वगैरह, ड्रोन्स वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी संख्या में किए हैं भाई। हम्म, 5,600 शिपमेंट भी, हम्म, बिग क्वांटिटी। हम्म, आपने एक ऐसे देश से दोस्ती करी, उसके बदले में आपको पूरे मिडिल ईस्ट के देशों से दुश्मनी मिली। हम्म, सारे मुस्लिम देशों से दुश्मनी मिलने वाली है, मिल चुकी है। बाकी और देशों से मुस्लिम आपको दुश्मनी मिलने वाली है। हम्म, अमेरिका का उतना इफेक्ट अब है नहीं है किसी कंट्री पे जहां से वो इसको बचा पाए। हम्म, भारत वाकई में बहुत नाजुक स्थिति में है। हम्म, मुझे यही डर लग रहा है और हम्म, मुझे यही लग रहा है कि भारत कहीं इस तरह से पुश ना हो जाए कि जिसको एक भारत ने कभी किसी कंट्री से बहुत बड़े-बड़े डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किए हैं जी। अभी तक की जो भारत की पॉलिसी रहती थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी। हम्म, अगर भारत ने किसी कंट्री से डिफेंस एग्रीमेंट अब किया, इस हम्म, एग्रीमेंट के प्रेशर में आने के बाद, हम्म, तो वो केवल एक ही कंट्री बचती है, वो है इज़राइल। हम्म। और इज़राइल से डिफेंस पैक्ट करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि क्या उसके बेनिफिट होंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है एक ज़रा-सी गलती भारत को बहुत अजीब-सी स्थिति में धकेल सकती है हम्म। और अच्छा, भारत वैसा नहीं कर। अब इस पूरे नज़ारे में ईरान के ऊपर बात करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि सऊदी अरब मानता है कि उसको अगर कोई खतरा कहीं से है सीधा, तो ईरान से खतरा है। पाकिस्तान और ईरान के भी संबंध बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं, लेकिन आजकल तो दोनों के संबंधों में कुछ बढ़ोतरी ही हुई है जब से पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। अच्छा, टर्की जो है वो भी ईरान के खिलाफ नहीं है, देखा जाए तो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ईरान इस जो ये त्रिकोण बना है, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ईरान कहाँ बैठता है?
अब जी इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बताता हूँ। अबे जी ज़रूर। एक दिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बीच में ट्वीट किया, 13-14 दिनों तक उन्होंने लगातार बमबारी की ईरान पे। हुँ, उसके बाद उन्होंने अटैक बोला कि मैं आज ईरान पे बहुत बड़ी अटैक करने वाला हूँ। हुँ, मानवता खत्म हो जाएगी। हुँ, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया हुँ, और ईरान ने अमेरिका ने बोला कि हम अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और के अलावा सिविलियन और पावर प्लांट और उन पर भी अटैक करेंगे, हुँ, हुँ, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हुँ, उसके बाद ईरान ने 49 टारगेट्स की लिस्ट पब्लिश कर दी हुँ, अलग अलग कंट्री में खाड़ी देश के। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक करा तो हुँ, हमारे ये 49 की लिस्ट तैयार है हुँ, और हम इन पे चालू कर देंगे अपनी बमबारी। हुँ, जैसे ही वो लिस्ट लोग उन कंट्री की थी, उन कंट्री को फोन लगा के बताया होंगे या कुछ भी करे ऐसे कम्युनिकेट करे तो वो कंट्री सब घबरा गई। हुँ, उस कंट्री के जो नेता थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब से बात की और शायद मेरे ख्याल से एमबीएस ने बात की, मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब के, और हुँ। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बोला कि आप रुक जाओ, हम कुछ करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने फिर आधे घंटे बाद ही एक ट्वीट करा कि अब मेरी वो सारी कंडीशन आ गई हैं जो उसके लिए होने वाली थी और अब हमला नहीं होगा, अब बातचीत होगी। हुँ, ठीक। अब अभय जी, ईरान ने तो मना कर दिया और हमने तो बातचीत करनी नहीं है, हम तो करते ही नहीं, हम तो अमेरिका से हुँ, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग। हुँ, तो अमेरिका फिर वो बड़ी स्थिति में फँस गया कि उसको लगा फिर मैं अकेले बातें कर रहा हूँ, कोई सामने किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ। हुँ, तो इस बीच के अंदर ये पता चला कि ईरान ने बोला कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम कतर के बीच में जो बातचीत चल रही है एग्रीमेंट में हम वो बात करेंगे। हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि बस होर्मुज़ को खोलने का एग्रीमेंट होने वाला है और बड़े वो उसमें आए और बोले बस होर्मुज़ खुलने वाली है। अच्छा, अभय जी इस बीच में अमेरिका के एक डायरेक्टर जनरल हैं या आर्मी के चीफ हैं, डॉक्टर मिस्टर केन, डैन केन। हुँ, हुँ, उन्होंने बोला प्राइवेटली ट्रम्प साहब से कि सर, अपनी मिसाइल से बहुत कम हो चुकी हैं। हुँ, फटाफट दोस्ती कर लेनी चाहिए या अब लड़ाई नहीं करना चाहिए कि अब हमने अगर लड़ाई करी, तो हुँ, हमारे पास जो रिज़र्व कोटा है वो भी खत्म हो जाएगा। हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब इस बात से बहुत गुस्सा हो गए हुँ, कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुँच गई। हुँ, उनका कहना ये था कि अब हम जब नेगोशिएट करेंगे ईरान से तो ये वाली बात सामने आ गई तो हम नेगोशिएशन की हमारी पावर खत्म हो जाएगी। हुँ, वो ये समझ नहीं रहे थे कि ईरान इस तरह की गिरी धमकियों से डर ही नहीं रहा था पहले भी कभी। ये तुम्हीं को लग रहा था कि हम डरा रहे हैं, ट्वीट कर के पैसे कमा रहे थे। वो ईरान तो कभी डर ही नहीं रहा था। बट बहरहाल चलता रहा। अभय जी, अब उस ईरान ने कहा कि हाँ, हॉर्मुज़ को खोलने की हम बात पे एग्री कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और हम अमेरिका से नहीं, ओमान से बात कर रहे हैं। हुँ, तो उस बात को सुन के अमेरिका को बहुत बुरी तरह घबरा गया। बोले ये क्या बात है? अभय जी, बहुत सिंपल सा प्लान निकाला ईरान ने, जो हुँ, मुझे लगता है। हुँ, अमेरिका ने थोड़ा-सा इतिहास भी है, मैं आपको बताता हूँ बट अच्छा इतिहास है। अभय जी, अमेरिका ईरान और ओमान के बीच में एक टीएसएस नाम का पैक्ट हुआ करता था 1960s में। हुँ, उस टीएसएस में क्या था, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। उसमें क्या था अभय जी कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में घुसने का जो रास्ता था और हुँ, निकलने का रास्ता था जहाज का, उसके बीच में ओमान और ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। हुँ, और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये ओमान की तरफ से घुसेंगे और निकल जाएँगे। हुँ, बहुत थोड़ा एरिया जो है वो ईरान का इस्तेमाल होगा। हुँ, ईरान ने 4-5 बातें बोली कि हुँ, देखिए 60-65 साल से आपने इसको अपनी तरह चलाया लेकिन आपने गलत चलाया। हुँ, आपने इसकी में ऐसे-ऐसे जहाज गए जहाँ से ये मिलिट्री बेसिस बन गए और हुँ, उन सामानों से ईरान को डायरेक्ट खतरा हुआ। हुँ, अब ये पूरा रास्ता जो है वो हम मैनेज करेंगे। हुँ, तो अब ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है अभय जी ओमान से, जिसके अंदर जहाज़ों के जाने पे वो जाएँगे ईरान के रास्ते से, हुँ, निकलेंगे जहाज़ ओमान के रास्ते से। जहाज़ के जाना फ्री है, इन एग्ज़िट पे पैसे लगेंगे। हुँ, 60 डेज़ टू 90 डेज़ इसी तरह से चलेगा, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। 90 डेज़ के बाद उस पे टैक्स चालू हो जाएगा लेने के लिए। हुँ, वो फेयर बोल रहे हैं कि जो भी कुछ बोलेंगे वो उसको। दोनों जॉइंटली इसको मॉनिटर करेंगे, दोनों जॉइंटली इसको चलाएँगे। हुँ, ये अब इसके अंदर कोई भी मिलिट्री हुँ, जहाज़
हॉर्मुज की खाड़ी में बिना ईरान की परमिशन के घुस नहीं पाएगा, हुँ, जो कि अमेरिका के जहाज, इज़राइल के जहाज, ये सब जहाज उसकी एंट्री बंद। हुँ, तो अमेरिका के हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से निकल निकल गया, गया। निकल गया। अब बात खड़ी होती है कि अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्या करेंगे? हुँ, अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिका में चुनाव, अभी मिशिगन में एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं, उन्होंने वहाँ पे एक अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। हुँ, अ, उनका नाम है सैयद या सैयद अल। हुँ, हाँ, हाँ। अब वो $60 मिलियन उनको फंड किया था उनके अपोनेंट को उनको हराने के लिए। हुँ, उसके बाद भी वो जीत गए। हुँ, अबे जी एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब अब बुरी तरह ये चुनाव हारने वाले हैं। हुँ, अगर वो मिशिगन का चुनाव उनके हाथ से निकल गया, तो 5 राज्यों के चुनाव उनके हाथ से निकल जाएँगे और रिपब्लिकन पार्टी 47 तक आ जाएगी। ये लेम डक प्रेसिडेंट वो बन जाएँगे। अब इनके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, जैसे चुनाव खत्म हो, वो या तो हुँ, अटैक कर दें हुँ, या फिर और कोई रास्ता निकालें। मुझे लगता है अटैक करने का रास्ता ही अपनाएँगे ये। ईरान हुँ, इसके लिए तैयार है। हुँ। ईरान ने बोल दिया कि आपको पॉज़ लेना है, आपको ब्रेक लेना है, पानी का ब्रेक, वाटर ब्रेक, हाइड्रेशन ब्रेक, जो वो फुटबॉल फीफा में थे, बोले आप जितने ब्रेक लेना है ले लो। हुँ, आप जब लड़ाई के लिए राज़ी हो जाओ, आ जाना। हुँ, अपन कहीं नहीं जा रहे, अपन खड़े हुए हैं। हुँ, हुँ, अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट सा हो गया है बहुत ज़्यादा, मिलिट्री फ्रस्ट्रेट हो गई है उनकी बहुत बुरी तरह से। पूरे देश फ्रस्ट्रेट हो गए हैं उनसे, सब देश अपना अलग-अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं इधर-उधर, तो बड़ी अपमानजनक स्थिति है अमेरिका के लिए। हुँ, इन सबके बीच में अभय जी, जो एक बड़ी चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है, चाइना ये चाहता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, हुँ, विश्व में शांति आ जाए और जल्दी से जल्दी विश्व का ट्रेड अपने रूटीन पे आ जाए। इसलिए मैंने आपसे कहा था अभय जी, विश्व की राजनीति में चाइना डिसाइड करेगा कि अगले विश्व युद्ध में शांति हो या नहीं हो। जी, अमेरिका के हाथ से तो बात निकल चुकी है हुँ, और ठीक, इस सब की लड़ाई में एक स्थिति और खड़ी हो रही है अभय जी। हुँ, जैसे ये पाकिस्तान वाला पैक्ट हो गया, हुँ, पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की का पैक्ट हो गया, और भी चल रहा है। ईरान जो है अब वो रशिया और चाइना की तरफ झुकने के लिए पुश हो गया है। हुँ। चाहे कुछ भी पहले हो जाए, चाइना ईरान को जाने हाथ से नहीं देगा, किसी कीमत पे भी। मैं आपको और एक बात बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए, बहुत हुँ, ही अद्भुत सी बात है हुँ, और आपको समझ में आएगा उससे अमेरिका का कितना सिनिस्टर प्लान था। हुँ, भाई जी, आज सऊदी अरेबिया से अमेरिका का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ज़ीरो हो गया है। आज सारा क्रूड ऑयल जो है, वो अमेरिका वेनेजुएला से ले रहा है। हुँ, ये वही वेनेजुएला है जहाँ 1 जनवरी को या 2 जनवरी को ट्रम्प साहब ने वहाँ के राष्ट्रपति मडुरो को किडनैप किया था। किडनैप किया था घर से। अब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया। इसका मतलब ये निकला कि अमेरिका को ये एहसास था कि हम अटैक करेंगे तो हमारी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने उसको इसलिए वहाँ से उठाया कि हमें हुँ, ऑयल सप्लाई अनइंटरप्टेड मिलती रहे। तो इसका मतलब अमेरिका इस लड़ाई की तैयारी 1 साल पहले से कर चुका था। परसों, ठीक है। बहुत तो ही जी, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बट लेकिन नहीं, आज मुझे लगता है दर्शकों नहीं, को बताना बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बड़ी विश्वसनीय लग रही है सुनने में। तो अब हम लोग है। अब मैं अपनी आपको इस चर्चा के आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। तो एक आप इस चीज़ है भाई, चर्चा का उपसंहार करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है मतलब जो है। मैं अब क्योंकि बताता हूँ जो भाई जो जी, जिन 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 बातों का आप वर्णन कर रहे हैं, वो बड़ी जटिल हैं वो। ये सा पूरा एब्सोल्यूटली, नज़ारा जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एब्सोल्यूटली भाई जी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अब अमेरिका ईरान से बोलेगा कि हम शांति प्रस्ताव करना चाहते हैं। हुँ, अमेरिका ईरान अब अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा भाई। हुँ, 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 मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए और दुनिया के लिए। हुँ, ईरान अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा। अमेरिका से ईरान ये बोलने वाला है, या अमेरिका ईरान ईरान अमेरिका से ये बोलने वाला है, हुँ, आपने जो 14 पॉइंट का एमओयू साइन किया था, हुँ, जिस पे आपके राष्ट्रपति ने साइन किए थे, हुँ, आप उसी को ऑनर करिए। हुँ, हम उनके सुप्रीम लीडर ने ये बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई कीमत नहीं है। हुँ,
वो ईरान अब अमेरिका के राष्ट्रपति को और अमेरिका को ये समझा देगा कि जिस कागज पे तुमने साइन करा है, उसको ही ऑनर करो, अगर जिंदा रहना है तो। मैंने आपसे कहा था ना, अमेरिका कितनी बार थूक के चाटेगा, ये खुद ही डिसाइड करना है उसको। इस बार ईरान अमेरिका को 14 पॉइंट का जो एमओयू था उसको उसी को फोर्स करेगा कि आप इसी को ऑनर करिए, वो क्लियर है हमारी तरफ से, आप इसी को ऑनर करो, और वो आखिरी बार अमेरिका थूक के चाटेगा। बहुत सुंदर सुंदर विश्लेषण, नई नई बातें, गहरी अंतर्दृष्टि। दोस्तों, अगर आपको विशाल शिवहरे का विश्लेषण पसंद आया है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्षों से आप सहमत हैं, कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कहां तक आपकी सहमति उनके साथ जाती है, आपको कुछ कहना है, आपको कुछ नई बात, आपको भी अपनी तरफ से कुछ कहना है, कुछ आलोचना करनी है, हम लोगों को नसीहत देनी है, हौसला अफजाई करनी है, हम लोगों की कुछ तारीफ भी कर दिया कीजिए, उससे हम लोगों की हौसला अफजाई भी होगी। तो निश्चित रूप से आप अपनी टिप्पणियां लिखिए, हम लोग उन पर हमेशा हर बार विचार करते हैं, देखते हैं और उसके हिसाब से अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम नई तरह के इस तरह के विशाल शिवहरे जैसे कार्यक्रमों को देखकर आपको कुछ सकारात्मक उपलब्धि होती है, अच्छी अनुभूति होती है, तो आप इसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिजनों, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से भी कहिए कि वो भी नई परख के साथ जुड़ें। हमारा एक पत्रकारिता का प्रोजेक्ट है और हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि एक अच्छी पत्रकारिता हो, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं अपने सीमित साधनों और सीमित दायरे में। जितना आप हमसे जुड़ेंगे, उतना ही हमारे संसाधन भी व्यापक होंगे और हमारा दायरा भी व्यापक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। विशाल जी, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।